नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आपने देख लिए। किस तरीके से बीजेपी ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, 130 से ज्यादा सीटें, 288 विधानसभा में से 130 से ज्यादा सीटें बीजेपी अकेले निकाल के लेके चली गई। महायुति की बात करें तो 200 का आंकड़ा तीनों ही प्रमुख दलों ने मिलकर पार कर लिया। अब इस जीत पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने कल देखा कि संजय राउत ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये नतीजे बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हैं और महाराष्ट्र की जनता का जो मूड था उसके हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल आने नहीं चाहिए थे। जो मैंडेट आए हैं ये महाराष्ट्र की जनता के नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। कई सारे सवाल संजय राउत ने खड़े किए। लेकिन दोस्तों, आज हम उन फैक्टर्स पे भी बात करेंगे जिन फैक्टर्स को कांग्रेस या बाकी के जो विपक्षी दल जो महायुति के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर बार बार चूक कहां हो रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जो जो बड़े बड़े राज्य हैं, क्यों बार बार चूक जा रहे हैं। और जहां पर लहर बताई जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, सर्वे उनके फेवर में थे, उसके बाद वहां चूके। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए ने परफॉर्म किया, उसके बाद यह माना जा रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल होने वाला है और एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूती से लड़ रहा है और इस बार जीत भी सकता है। इसके पूरे पूरे जो है वो आकलन लगाए जा रहे थे, सर्वे भी उनके फेवर में ही आ रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि बीजेपी अकेले 288 में से 130 से ज्यादा सीटें निकाल के लेके जाती है। सवाल बहुत सारे खड़े हैं। कुछ ईवीएम का खेल बता रहे हैं, कुछ और चीजें बता रहे हैं, लेकिन सबके बीच में जो फैक्टर्स थे महाराष्ट्र में, कई सारी बातें ऐसी थी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको सुननी चाहिए वो बातें, और एक बार सुनने के बाद आप भी ये फैसला करिए, ये भी डिसीजन करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ये फैक्टर्स वाकई में महाराष्ट्र के चुनाव में काम किए। लेकिन सबसे पहले संजय राउत ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसका एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सीजीआई रह चुके चंद्रचूड़ पर जमकर निशाना साधा है। उसके अलावा बीजेपी और नरेंद्र मोदी पे भी जमकर निशाना साधा है। निशाना इस कदर साधा है, तलखी इतनी ज्यादा है कि जो शपथ समारोह होने वाला है उसको भी गुजरात में करने की नसीहत जो है वो संजय राउत ने दे दी है। पहले आप वो वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम, कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में चुनाव निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए सब हुआ है और हम याद रखेंगे। देखा दोस्तों आपने, संजय राउत
कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें कही वो हमने आपको बताई। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बिल्कुल अनोखे थे अपने आप में और बहुत सारी चीजें इस चुनाव में सीखने लायक थी। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार क्या इस बार राजनीति का गणित नहीं समझ पाए? उद्धव ठाकरे जिनकी लहर बताई जा रही थी, क्या उनकी लहर इस बार चुनाव में थम गई? जो रिजल्ट है उसको देख कर तो यही लग रहा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे थे दोस्तों जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ऐसा लगा कि जो लोकसभा चुनाव में जो करने में एनडीए सफल हुई वो विधानसभा चुनाव में करने में फेल हो गई। सबसे पहली बात, एनडीए क्या कोई मजबूत नैरेटिव सेट नहीं कर पाई? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात की जा रही थी और वो नैरेटिव इतना मजबूती से सेट हुआ था कि वो नैरेटिव महाराष्ट्र में काम किया और जानकारों ने भी ये बात कही कि संविधान बदलने की जो बात एनडीए गठबंधन ने लोगों तक पहुंचाई है वो काम किया है और इसीलिए बहुत ज्यादा सीटों पर बीजेपी और महायुति को नुकसान हुआ। तीनों ही प्रमुख दल मिला के 17 से ज्यादा सीटें निकाल नहीं पाए और एनडीए गठबंधन 30 तक का आंकड़ा छू गया। 48 में से 30 एनडीए के पास था। उसके बिना भी ये कहा गया कि अब तो विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो है वो जीतने वाली है। लेकिन उनमें से एक फैक्टर जो मैंने बताया, कोई भी मजबूत नैरेटिव सेट नहीं कर पाई एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव में। महाराष्ट्र का जो प्राइड है, जिस चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, बुनाना चाहिए था इस चीज को, वो नहीं कर पाई एनडीए गठबंधन। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी को जब महाराष्ट्र में रैलियों पर रैलियां करना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है अगर उस तरह से देखा जाए तो। जब तमाम बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, उसके अलावा और कई सारे नेता जब महाराष्ट्र में दौरा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी वायनाड में थे। करीब मात्र 6 रैलियां की हैं राहुल गांधी ने और उन 6 रैलियों में वो पता भी नहीं चला, उस तरीके से महाराष्ट्र में वो माहौल भी नहीं बन पाया और फिर वहां यहां से चले गए। तो क्या ये फैक्टर भी काम किया? क्या राहुल गांधी को ज्यादा रैलियां करनी चाहिए थी महाराष्ट्र में? क्या राहुल गांधी को और समय बिताना चाहिए था वायनाड की जगह महाराष्ट्र में? क्या कांग्रेस चूक गई है इस बार? ये सबसे बड़ा सवाल है। आत्ममंथन का समय आ चुका है दोस्तों। घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, क्या वो घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रही या फिर महायुति के सामने उनका घोषणा पत्र कमजोर नजर आया? ये सब बातें भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। कृषि, जो किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, कृषि मुद्दों की उपेक्षा, हमने देखा कि जो जो बीजेपी की तरफ से नारे लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इन नारों पर ही एनडीए के नेता बयान देते रह गए और जो असल मुद्दे थे उनसे कहीं ना कहीं वो दूर नजर आए और बीजेपी के दिए नारों में उलझ कर रह गए। जो मीडिया में, जो पब्लिकेशन में सारी चीजें चल रही थी, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो एनडीए के नेता भी घूमते नजर आए। तो जो मेन मुद्दे थे कृषि के मुद्दे, उसकी भी कहीं ना कहीं उपेक्षा देखने को मिली। लाडली बहन योजना सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाडली बहन योजना की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी ये कह रही है कि ये जो योजना थी उनके लिए कारगर साबित हुई, गेम चेंजर साबित हुई। बिल्कुल, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसका असर था, लेकिन इस तरीके का असर कि 288 में से 130 से ज्यादा बीजेपी लेके चली जाए। अब यहां पर दोस्तों, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे जो संपर्क के लोग बताते हैं कि जो आरएसएस के कैडर है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, उन्होंने कई सारी बैठकें की, लोगों तक इन योजनाओं के बारे में पहुंचाया। बीजेपी महायुति की जो योजनाएं थी उनको पहुंचाने का काम किया और प्रभावी ढंग से ये जो अभियान थे, इसमें जो लाडली बहन योजना और बाकी योजनाएं थी उनको लोगों तक पहुंचाया। जो छोटे लेवल पे गेम चेंजर होना चाहिए था वो बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो गया। मुख्य मुद्दे जो थे, आप देखिए, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ओबीसी की बात की जा रही थी। आप देखिए, जब से चुनाव, पिछले 20 दिनों देख लीजिए आप, जब से चुनाव बीते हैं, इन 20 दिनों में मराठा आरक्षण को लेकर के कोई ऐसी बयानबाजी या कोई ऐसा बड़ा कुछ आपको देखने को मिला जो 2-2.5 महीने पहले देखने को मिल रहा था? या ओबीसी के मामलों को लेकर के कुछ देखने को मिला, कोई ऐसी बयानबाजी या उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हुई जो 2-2.5 महीने पहले देखने को मिल रही थी? ये बात बहुत माइक्रो लेवल पे क्या इसको मैनेज किया गया या क्या किया गया, ये सब रिसर्च की बात है और एनडीए गठबंधन को अभी देखना होगा कि ये तमाम फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अस्थिरता की धारणा, एनडीए गठबंधन सत्ता में आने से पहले ही जो उसकी छोटी मोटी तलखियां नजर आई, क्या वो लोगों तक पहुंचा गलत तरीके से, वो भी ध्यान देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा पर जिस तरीके से हमला करना चाहिए था, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमला किया था,
क्या एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव में उस तरीके से एग्रेसिवली हमला करने में नाकामयाब रहा? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र का जो विधानसभा का इलेक्शन था वो भाजपा के दिए नारों पर ही ऐसा लग रहा था कि एमवीए भी उनके पीछ पे खेलने की कोशिश कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जो रैलियां हुई उन्हीं के इर्द गिर्द तमाम नेता बयान देते नजर आए। तो क्या वो जो हमला लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कर रहे थे, शरद पवार कर रहे थे, जहां असली शिवसेना नकली शिवसेना की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे ऐसी बातें कर गए थे जो कि शरद पवार के समर्थक, उनके वोटर्स नाराज हुए थे, फिर वो भी बात सामने आए। तो बहुत सारी ऐसी घटना वहां घटी थी जो कि एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव में करने में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कम हुआ। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आखिरी में बोलूंगा कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि अब कांग्रेस को आंख मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर चूक कहां हो रही है और एक बार किस तरीके से अब ये जो तमाम चीजें चल रही हैं अब इसको टैकल कैसे किया जाए, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से और बेहतर तरीके से एग्रेसिव तरीके से जो कमियां रही उसको दूर करके चुनाव लड़ा जाए। वरना हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर अब अगले साल, इस साल तो है नहीं, अब अगले साल, एक साल बाद दिल्ली और जो बाकी जगह पर होने हैं वहां पर फिर मुसीबत हो सकती है। अभी के लिए नहीं दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।